नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस एनाटॉमिकल क्लासेस में। आपका स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है द एनाटॉमिकल टर्म ऑफ द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन का एनाटॉमिकल टर्म कौन सा है? तो ऑप्शन है सैक्रम, ऑप्शन बी है स्टर्नम, ऑप्शन 3 है पटेला और ऑप्शन 4 है क्लेविकल। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? एनाटॉमिकल टर्म ऑफ ब्रेस्ट बोन इज, इसका राइट आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी स्टर्नम। कौन सा होगा? बी। ठीक है, कौन सा है? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान इज टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए नेशनल प्लान कौन सा कब तक का है? तो ऑप्शन ए है 2025, ऑप्शन बी है 2030, ऑप्शन 3 है 2035 और ऑप्शन डी है 2040 तक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2040। राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन ए है स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी है ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन 3 है मेसोस्फीयर और ऑप्शन 4 है ionosphere। स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर और आयनोस्फीयर। तो ये लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर और आयनोस्फीयर। इसका सही आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी ट्रोपोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी। शरीर में सबसे लंबी नर्व कौन सी है? द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी। ऑप्शन ए है सियाटिक नर्व, ऑप्शन बी है पेरोनियल नर्व, ऑप्शन 3 है पेडंडल नर्व और ऑप्शन 4 है टिबियल नर्व। बताइए लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी कौन सी है? सियाटिक, पेरोनियल, पेडंडल और टिबियल। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? बताइए। इसका राइट आंसर है सियाटिक नर्व। कौन सी नर्व? सियाटिक नर्व सबसे लंबी नर्व होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सियाटिक नर्व सबसे लंबी तंत्रिका होती है, लार्जेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। मस्तिष्क का वह कौन सा भाग जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है थैलेमस, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन 3 है पॉन्स और ऑप्शन डी है मेडुला ऑब्लंगेटा। बताइए शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जो तापमान को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? वो होता है हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो अपने शरीर का, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है जो कि अपने शरीर का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है वो कौन स्रावित करता है? ठीक है,
कौन सी ग्लैंड है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को स्रावित करती है? इसका ऑप्शन है पैंक्रियाज, ऑप्शन 2 है गोनेट्स, ऑप्शन 3 है हाइपोथैलेमस और ऑप्शन 4 है एड्रिनल ग्लैंड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? देखिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है ना, स्टेरॉयडल हार्मोन है, इनको कौन स्रावित करता है? तो इसका सही आंसर है कौन सी? ऑप्शन नंबर 4 एड्रिनल ग्लैंड। कौन स्रावित करता है? एड्रिनल ग्लैंड होती हैं, ठीक है, वो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नाम के हार्मोन्स को स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटेंसिया निग्रा secreted by which of the following major neurotransmitters? ठीक है, सब्सटेंसिया निग्रा निम्न में से कौन सा प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित करता है? सब्सटेंसिया निग्रा है ना, कौन सा ट्रांसमीटर को स्रावित करता है? ऑप्शन ए है एड्रेनालिन, ऑप्शन बी है डोपामिन, ऑप्शन 3 है सीरोटोनिन, ऑप्शन 4 है नॉरएड्रेनालिन। बताइए, सब्सटेंसिया निग्रा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर को स्रावित करता है? एड्रेनालिन को, डोपामिन को, सीरोटोनिन या फिर नॉरएड्रेनालिन? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए? सब्सटेंसिया निग्रा secreted which of the following major transmitter? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डोपामिन। ठीक है, सब्सटेंसिया निग्रा डोपामिन को रिलीज करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि माइंड को हैप्पी रखता है, रिलैक्स रखता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the principal cell of the epidermis that produce keratin in a complex process। एपिडर्मिस की प्रमुख कोशिकाएं जो एक जटिल प्रक्रिया में केराटिन का उत्पादन करती हैं, वह कौन सी हैं? एपिडर्मिस की प्रमुख कोशिकाएं जो कि जटिल प्रक्रिया को केराटिन उत्पादन करती हैं। ऑप्शन ए है मेलानोसोम्स, ऑप्शन बी है केराटिनोसाइट, ऑप्शन 3 है मेलानिन, ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ दीज। एपिडर्मिस की कौन सी कोशिकाएं हैं जो केराटिन का उत्पादन करती हैं? बताइए, मेलानोसोम्स, केराटिनोसाइट्स, मेलानिन या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? केराटिनोसाइट, ऑप्शन नंबर बी केराटिनोसाइट इसका सही आंसर है। केराटिनोसाइट सेल्स ही केराटिन का उत्पादन करती हैं। केराटिनोसाइट्स होती हैं जो कि अपनी एपिथेलियस होती हैं और वही केराटिन का उत्पादन करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है The total number of bones found in right upper limb। दाहिने ऊपरी अंग में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या कितनी है? बताइए, The total number of bones found in right upper limb। ऑप्शन है 25, ऑप्शन 2 है 30, ऑप्शन 3 है 40 और ऑप्शन 4 है 60 होगा। बताइए, करेक्ट आंसर दाहिने ऊपरी अंग में, राइट अपर आर्म में कितने हड्डियां होती हैं? तो इसका सही आंसर है 30। ठीक है, कितनी होती हैं? 30। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी दोनों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है? अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी। तो ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड,
ऑप्शन 2 है थायरॉइड ग्लैंड, ऑप्शन 3 है पेंक्रियाज या ऑप्शन 4 है एड्रिनल ग्लैंड। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? दोनों प्रकार की होती है, पिट्यूटरी, थायराइड या अग्नाशय, पेंक्रियाज या फिर एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर होती हैं, मैंने से कौन सी ग्लैंड है जो दोनों प्रकार की होती है, अंतःस्रावी होती है और बाह्यस्रावी होती है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? पेंक्रियाज। ठीक है, पेंक्रियाज ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो दोनों प्रकार की होती है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार से हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सचेंज ऑफ गैस इन द लंग्स टेक्स प्लेस वाई। फेफड़ों में गैस की विनिमय इनमें से किसके द्वारा होती है? जो लंग्स होते हैं, लंग्स में गैस का एक्सचेंज कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए है ब्रोंक्यूल्स, ऑप्शन बी है एल्वुलाई, ये ऑप्शन 3 है ट्रैकिया, ऑप्शन 4 है ब्रोंकस। फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? ऑप्शन 1 है श्वास नलिका, ऑप्शन 2 है कुपिका, ऑप्शन 3 है श्वास नली या ऑप्शन 4 है श्वसनी। ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, एल्वुलाई, ट्रैकिया और ब्रोंकस कहाँ पर गैस का एक्सचेंज आदान प्रदान होता है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए। तो इसमें राइट आंसर है कहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है? एल्वुलाई में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एल्वुलाई में क्या होता है? गैस का आदान प्रदान, कुपिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरुमेन। द फंक्शन ऑफ सीरुमेन वैक्स। कान में जो वैक्स पाया जाता है, मोम होता है, उसका काम क्या है? ऑप्शन 1 है प्रोटेक्ट द ईयर, कान की रक्षा करता है। ऑप्शन 2 है हेल्प क्लीन ईयर, कैनाल फॉर फॉरेन मैटर्स, बाहर से जो भी पदार्थ कान में जाते हैं उसे साफ रखता है। प्रोटेक्ट ईयर कैनाल फ्रॉम वाटर डैमेज, कान की जो कैनाल है उसको पानी से क्षति होने से रोकता है, या सभी? ऑल ऑफ दीज बताइए। सीरुमेन वैक्स का काम क्या है? कान में मोम पाई जाती है, उसका काम क्या होता है? कान की रक्षा करना है, या बाहर से जो पदार्थ कान में जाते हैं उनको साफ करना होता है, या कान में पानी जाने से रोकता है? इसका सही ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। द कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट इन इंडिया, ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। भारत में उच्च जन्म दर के कारण निम्नलिखित सभी हैं सिवाय एक को छोड़कर। बताइए, भारत में हाई बर्थ रेट का कारण है? ऑप्शन ए है अर्ली मैरिज, ऑप्शन 2 है ट्रेडिशनल कस्टम एंड हैबिट्स, ऑप्शन 3 है हाई लेवल ऑफ लिटरेसी या ऑप्शन 4 है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। भारत में उच्च जन्म दर के कारण क्या हैं एक को छोड़कर? ऑप्शन 1 है अर्ली मैरिज या जल्दी विवाह कराना, बाल विवाह। ऑप्शन 2 है ट्रेडिशनल कस्टम एंड हैबिट्स, पारंपरिक रीति रिवाज और आदतें। ऑप्शन 3 है हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, साक्षरता का उच्च स्तर, या ऑप्शन 4 है यूनिवर्सली ऑफ मैरिज, विवाह की सार्वभौमिकताएं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, हाई लेवल ऑफ लिटरेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ए पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी distribution which consists of a series of blocks called। आवृत्ति वितरण का सूचित आरेख जिसमें ब्लॉकों की श्रृंखला होती है।
ऑप्शन ए है लाइनिंग डायग्राम, ऑप्शन 2 है पाई चार्ट, ऑप्शन 3 है हिस्टोग्राम, ऑप्शन 4 है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 हिस्टोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी जनसंख्या में वृद्धि निम्नलिखित सभी कारणों के कारण है। द इंक्रीज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। 1 है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार का अवसर मिलता है शहर में। ऑप्शन 2 है अटेंशन ऑफ बेटर लिविंग कंडीशन, बेहतर जीवन स्थिति का आकर्षण होता है। ऑप्शन 3 है अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विस, सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता होती है। ऑप्शन 4 है हाई मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, उच्च मृत्यु दर और बीमारी। शहरी जनसंख्या में वृद्धि निम्नलिखित सभी कारणों के कारण है, एक को छोड़कर। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4। ठीक है, उच्च मृत्यु दर एवं बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटरेसी रेट टेकिंग इन अकाउंट द टोटल पॉपुलेशन इन द डिनोमिनेटर इज टर्म्ड एज। बताइए, हर में कुल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए साक्षरता दर को कहा जाता है। लिटरेसी रेट टेकिंग इन अकाउंट टोटल पॉपुलेशन डिनोमिनेटर इज टर्म्ड एज। ऑप्शन 1 है इफेक्टिव लिटरेसी, ऑप्शन 2 है क्रूड लिटरेसी रेट, ऑप्शन 3 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी या ऑप्शन 4 है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 क्रूड लिटरेसी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित समय अवधि में परिभाषित जनसंख्या में होने वाले नए मामलों की संख्या को निम्न कहा जाता है। द नंबर ऑफ न्यू केस अकरिंग इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज। नंबर 1 है प्रिवलेंस, ऑप्शन 2 है इंसिडेंस, ऑप्शन 3 है सेकेंडरी अटैक रेट, ऑप्शन 4 है पॉइंट प्रिवलेंस रेट। ऑप्शन 1 है प्रिवलेंस प्रसार या इंसिडेंट घटना, सेकेंडरी अटैक रेट मतलब माध्यमिक हमले की दर, या फिर पॉइंट प्रिवलेंस रेट। बताइए, एक निश्चित समय में, ठीक है, परिभाषित जनसंख्या, एक डिफाइंड पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर जगह में जनसंख्या में होने वाले नए मामलों की संख्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है इंसिडेंस। मेन पर्पस ऑफ वैक्सीन वाइल मॉनिटर इज। वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग का जो मेन मकसद क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या है? नंबर 1 है इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्ट, सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करें। नंबर 2 प्रिवेंट डैमेज ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन को नुकसान से रोकना। ऑप्शन 3 है इंश्योर दैट हीट डैमेज वैक्सीन आर नॉट एडमिनिस्टर्ड, इसी एडमिनिस्ट्रेशन आसान प्रशोषण। तो वैक्सीन वाइल मॉनिटर बनता है, बीबीएम जो होता है वाइल पे, उसका मेन काम होता है कि जो डैमेज वैक्सीन है, जो वैक्सीन खराब हो चुकी है, उसको न लगाया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेजन बाय एन इन्फेक्शन एजेंट एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिसीज कॉल्ड। संक्रमित करने वाले एजेंट को शरीर में अंदर जाना और फिर संक्रमण के लक्षण पैदा करना। इन्फेक्शन करने वाला एजेंट शरीर में अंदर गया और इन्फेक्शन करने लगा, है ना, उसके साइन सिम्टम आने लगे, उसके बीच के टाइम ट्रेवल को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है सीरियल इंटरवल, ऑप्शन 2 है इंक्यूबेशन पीरियड,
ऑप्शन 3 है लेटेंट पीरियड, ऑप्शन 4 है कम्युनिकेबल पीरियड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, जो भी एजेंट है, बीमारी करने वाला एजेंट है, वो शरीर में अंदर जाता है और शरीर में साइन सिम्टम्स आने तक का जो बीच के पीरियड होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। ऑब्जेक्ट एंड सब्सटेंस फ्रॉम विच इन्फेक्शन एजेंट पास और डिसमिस्ड, उसको कहा जाता है रिजर्वायर, सोर्स, कैरियर और लेटेंट इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर। The changes that occur during the second trimester in the fetus are all of following except। भ्रूण में दूसरी तिमाही के दौरान होने वाले परिवर्तन निम्न में से हैं, एक को छोड़कर। नंबर ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है फीटल हार्ट साउंड कैन बी हेard बाय स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप द्वारा फीटस जो है बच्चा है उसकी हार्ट बीट को सुन सकते हैं। ऑप्शन 2 है स्केलेटन इज क्लासिफाइड, जो स्केलेटन है कंकाल है वो कैल्सिफाइड हो जाएगा, हड्डियों से हड्डियां होने लगेंगी। ऑप्शन 3 है आईज, जो आंखें हैं बंद रहेंगी एंड बॉडी ग्रोथ होने लगेगी। ऑप्शन 4 है लाइटनिंग अकर्स, या लाइटनिंग होने लगेगा। बताइए दूसरी तिमाही में मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन सा परिवर्तन आएगा, एक को छोड़कर। स्टेथोस्कोप से हार्ट रेट सुन पाएंगे, बिल्कुल सुन सकते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 है स्केलेटन मसल बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और आई बंद रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 4, लाइटनिंग। लाइटनिंग होती है थर्ड ट्राइमेस्टर में डिलीवरी के समय, तो इसका सही आंसर होगा लाइटनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ए वुमन सीरम एंड यूरिन विल टेस्ट पॉजिटिव फॉर HCG इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। वुमन के सीरम और यूरिन में HCG पॉजिटिव आ रहा है, तो कौन सी कंडीशन होगी, एक को छोड़कर। ऑप्शन 1 है प्रेगनेंसी, ऑप्शन 2 है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन 3 है वेस्कुलर मोल, ऑप्शन 4 है पोस्ट हिस्टेरेक्टोमी। तो बताइए HCG हार्मोन पॉजिटिव आना और सीरम HCG हार्मोन यूरिन में और सीरम में पॉजिटिव आना कौन सी कंडीशन होती है, एक को छोड़कर। प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वेस्कुलर मोल या फिर पोस्ट हिस्टेरेक्टोमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पोस्ट हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, क्योंकि जो HCG हार्मोन होता है वह जो HCG हार्मोन होता है वह ठीक है वो कभी भी मतलब प्रेगनेंसी में हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, ऐसे वेस्कुलर मोल्स जब होते हैं HCG हार्मोन सीक्रेट होने लगता है शरीर में। ठीक है, लेकिन पोस्ट हिस्टेरेक्टोमी बच्चेदानी के ऑपरेशन होने के बाद HCG हार्मोन रिलीज नहीं होता है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, पोस्ट हिस्टेरेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज। ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज टू द अनबॉर्न चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तब मैटरनल एंटीबॉडीज का बच्चे में प्लेसेंटा के द्वारा जाना क्या कहलाता है। बताइए ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज, माँ की जो एंटीबॉडीज हैं वह प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे में जाने को कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर हेयर्ड इम्यूनिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2,
पैसिव इम्यूनिटी। कौन सी कहलाएगी? पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जो एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या कहलाती है? जब बच्चे को वैक्सीन देते हैं या बच्चा है ना कोई वैक्सीन देंगे तो उससे अपने खुद से एंटीबॉडी बनेगी, तो उसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? पैसिव इम्यूनिटी में क्या करते हैं? डायरेक्ट एंटीबॉडीज इंसर्ट करते हैं, जैसे कि मदर की इम्यूनिटी एंटीबॉडीज हैं वो बच्चे में गई, तो ये कैसे पैसिव है? ये बच्चे ने नहीं बनाई, तो इसको बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलर ऑफ डिसेंट ऑफ वन और बोथ टेस्टिस एट बर्थ इन न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। बच्चे जो होते हैं, नवजात शिशु जिनमें हैं, उनके एक या दोनों वृषण का नीचे नहीं आना कहलाता है। उसके जो टेस्टिस होते हैं वह नीचे नहीं आ पाते हैं, है ना, वह कंडीशन कौन सी कंडीशन कहलाती है? ऑप्शन 1 है फाइमोसिस, ऑप्शन 2 है हाइड्रोसील, ऑप्शन 3 है क्रिप्टोकोरिडिज्म या ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ दीज। देखिए क्या होता है, जब न्यूबॉर्न कोई बच्चा पैदा होता है, अगर उसके टेस्टिकल्स नीचे नहीं आ पाते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली आते हैं लेकिन अगर नहीं आ पाते हैं तो क्या बोलते हैं? तो इसका बताइए क्या बोलेंगे? फाइमोसिस नहीं बोलेंगे, है ना, फाइमोसिस एक अलग कंडीशन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन गलत है। हाइड्रोसील भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोसील में क्या होता है, टेस्टिकल्स जो होते हैं, है ना, स्क्रोटम्स जो होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, पानी भरने लगता है। और क्रिप्टोकोरिडिज्म क्या होता है? ये ऑप्शन सही है। ठीक है, क्रिप्टोकोरिडिज्म ऑप्शन सही है। जब बच्चे के जो टेस्टिकल्स नीचे नहीं आ पाते हैं तो इसको बोलते हैं क्रिप्टोकोरिडिज्म। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कैन बी प्रिवेंटेड बाय। गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान जटिलताओं को निम्न द्वारा रोका जा सकता है। बताइए, जो प्रेगनेंसी में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन 1 है स्किल्ड केयर एट बर्थ, जन्म के समय कुशल देखभाल। ऑप्शन 2 है अर्ली डिटेक्शन ऑफ रिस्क, जो भी रिस्क हैं उनको पहले ही पता लगा लेना है। ऑप्शन 3 है एप्रोप्रिएट एंड टाइमली मैनेजमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं प्रेगनेंसी की उनको पहले ही मैनेज कर लेना है। या ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ दीज। बताइए, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को कैसे रोका जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, कुशल या वेल ट्रेंड स्किल्ड बर्थ हो और जो भी रिस्क है उनको पहले पता लगा लो, जो रिस्क है उनका अच्छे से मैनेजमेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट और येलोइश सिक्रेशन दैट लास्ट फॉर 10 to 15 days आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड। सफ़ेद और पीले रंग का स्त्राव जो होता है, वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है 10 डिलीवरी के 10 से 15 दिन बाद, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है लोचिया रूब्रा, ऑप्शन 2 है लोचिया सिरोसा, ऑप्शन 3 है लोचिया अल्बा या ऑल ऑफ दीज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा होगा? लोचिया अल्बा। ठीक है, लोचिया रूब्रा जो होता है, रूब्रा ये फर्स्ट होता है, रेड कलर का डिस्चार्ज होता है, ठीक है, लाल कलर का। और लोचिया सिरोसा जो होता है वह पिंक कलर का होता है। लोचिया सिरोसा पिंक कलर का होता है डिस्चार्ज। ठीक है, जो लोचिया रूब्रा होता है वह 1 से 5 दिन तक होता है।
और लोची एसिडोसा जो होता है वह 5 दिन के बाद होता है, 5 से 10 दिन, 9 दिन। और रोची हलवा जो होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर और फॉलोइंग एक्सेप्ट। नवजात शिशु की देखभाल के लिए कौन सी घटक होते हैं, एक को छोड़कर। नंबर 1 है रिसक्सिटेशन ऑफ न्यूबॉर्न विथ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की कंडीशन में बच्चे को रिसक्सिटेशन करना। नंबर 2 है प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया से रोकना, बच्चे को टेम्परेचर कम होने से रोकना। ऑप्शन 3 है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से रोकना। या ऑप्शन 4 है प्रिवेंशन ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम, व्यवहारिक संबंधित समस्याओं की रोकथाम। बताइए न्यूबॉर्न बेबी है उसमें कौन सी कॉम्प्लिकेशन को देखभाल करना जरूरी है। हाइपोक्सिया में रेसिस्टेशन करना एकदम सही आंसर सही है। प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया सही है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन सही है। तो इसका सही प्रिवेंशन ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम, न्यूबॉर्न में कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम प्रिवेंशन नहीं करना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड वॉल्यूम एक्सपेंडर फॉर ए न्यूनेट इन शॉक इज। सदमे में नवजात के लिए अनुशंसित मात्रा प्रस्तारक है। रिकमेंडेशन वॉल्यूम एक्सपेंडिचर फॉर ए न्यूनेट इन शॉक। जब किसी बच्चे को न्यूनेट को अगर शॉक होता है तो वॉल्यूम एक्सपेंडिचर के रूप में उसको क्या देंगे। नंबर 1 है 5 ml पर kg ऑफ नॉर्मल सलाइन, 5 ml पर kg हिसाब से नॉर्मल सलाइन देंगे। 10 ml पर kg के हिसाब से नॉर्मल सलाइन देंगे, या 15 ml पर kg के हिसाब से देंगे, या 20 ml पर kg के हिसाब से नॉर्मल सलाइन देंगे। वॉल्यूम है या वो कम हो गया, बॉडी फ्लूइड कम हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए वॉल्यूम एक्सपेंडिचर के रूप में क्या देंगे। 5 ml पर kg के हिसाब से नॉर्मल सलाइन देंगे, या 10 ml के हिसाब से, या 15 या 20 ml पर kg के हिसाब से नॉर्मल सलाइन देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 10 ml पर kg ऑफ नॉर्मल सलाइन, ठीक है। 10 ml पर kg के हिसाब से नॉर्मल सलाइन देंगे। अगर बच्चा 3 किलो का है, 3 kg का है, तो उसको 30 ml पर नॉर्मल सलाइन देंगे, ठीक है। तो आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको देखिए, समझिए, पढ़िए। अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।